जग बलिहारी, घूसखोरों की महिमा न्यारी। जाहिर तौर पर आप समझ गए होंगे बात घूसखोरी की हो रही है। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। मामला लखनऊ से सामने आया घूसखोरी का, तो लगे हाथ हमने सोचा कि क्या सिर्फ मामले की मजम्मत करना, लगे हाथ भारत और घूस पर भी थोड़ी बात कर ली जाए। घूस अपने देश में काम करवाने का अभिन्न और अनिवार्य अंग है। यानी बाबुओं, नौकरशाहों, नेताओं को मिला एक ऐसा अधिकार जिसका कागजों पर कहीं कोई जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन वो होता हर जगह है। ये भी आपके लिए खोज कर ले आते हैं हम कि क्या मुगल काल में भी यही व्यवस्था थी, अंग्रेजों के काल में यही व्यवस्था थी, मौर्य के दौर में भी यही था क्या, और अगर था तो किस फॉर्मेट में था। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, बहुत मजेदार है मामला। शुरू करते हैं। लखनऊ के रास्ते आपको लिए चलेंगे और भारत में घूसखोरी पर बात हो जाएगी। लखनऊ में घूसखोरी के आरोपी दारोगा यानी सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। खबर है कि सोशल मीडिया पर ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी दारोगा गुड्डू प्रसाद को निलंबित कर दिया। इनके नाम में गुड्डू भी है, प्रसाद भी है। इन्हें निलंबित कर दिया गया। वायरल ऑडियो में ऐसा ये कहते सुनाई दे रहा है कि सैलरी में उसका गुजारा नहीं होता। मासूमियत देखिए आप उसकी, सैलरी से उसका गुजारा नहीं होता। घूसखोरी को जस्टिफाई करने का ऐसा मासूम तरीका शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर की शुरुआती सैलरी और भत्तों को मिलाया जाए तो 50 से 65 हज़ार आराम से पहुंच जाती है। सिर्फ सैलरी की बात कर रहे हैं, इसमें ऊपर का, नीचे का, आगे का, पीछे का, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, वो शामिल नहीं है। तो 50 से 65 हज़ार रुपये प्रति महीने ये बताई जाती है मोटा मोटी। लखनऊ के गुड्डू प्रसाद से पहले उत्तर प्रदेश के ही हमीरपुर जिले में एक दारोगा की करतूत खासी वायरल हुई थी। किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दारोगा गिरीश मिश्रा ने घाटमपुर में एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट ली। यमुना पुल के पास जब दारोगा उतरा, ड्राइवर को पता चला कि उसके 20,000 रुपये गायब हैं। ट्रक ड्राइवर ने न सिर्फ दारोगा का पीछा किया बल्कि 20 सड़क उसे दबोचने में कामयाब भी रहा। ड्राइवर ने दारोगा की वर्दी से अपने पैसे तक बरामद कर लिए। जी हाँ, अब जिस दारोगा को देखकर आम आदमी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, वो इस बार आम आदमी के हत्थे चढ़ चुका था। जाहिर है नजारा मजेदार था, इसलिए पब्लिक भी इकट्ठा हो गई। तमाशबीन अपने देश में जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, तत्काल मौके पर पहुंच जाते हैं। गुस्साए ड्राइवर ने 20 सड़क पर दारोगा का कॉलर पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद हमीरपुर एसपी के निर्देश पर दारोगा जी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए, मतलब सस्पेंड ही किए गए। अब लगे हाथ ये जान लीजिए कि हिंदी बेल्ट में दारोगा के बारे में जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दारोगा। दा यानी दीजिए, दा यानी दीजिए, रोकर या गाकर, मतलब देना जरूरी है। जुलाई के पहले हफ्ते में ही सीबीआई ने पुडुचेरी के 5,000 करोड़ के नकली दवा रैकेट की जांच को प्रभावित करने के लिए 3 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में हरियाणा कैडर के 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत को अरेस्ट कर लिया। लिस्ट तो बहुत लंबी है। कितने हैरत की बात है, मध्य प्रदेश का एक मामला आया। सीबीआई भ्रष्टाचार की जांच कर रही थी, उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया। फिर सीबीआई ने भ्रष्टाचार की जांच में हुए भ्रष्टाचार की जांच करनी शुरू की। खैर, ऐसी न जाने कितनी खबरें आप रोजाना देखते हैं। मुमकिन है जान छुड़ाने के लिए आपने खुद को कभी पुलिस वाले की जेब आपने भी गर्म कर दी हो, लेकिन शायद ही कभी आपने इन घूसखोरों के इलाज का हल तलाशने की कोशिश की हो। क्योंकि आप जानते हैं वो पुलिस वाला ही क्या जो घूस ना ले, अनाप शनाप कमाई ना करे। कई पुलिस वाले तो ठेले वाले से सब्जी या फल या रेहड़ी से सामान ऐसे उठाते हैं जैसे ठेला या रेहड़ी उन्हीं की हो। इसी तरह बस में ट्रैवल कर रहे किसी पुलिस वाले से कंडक्टर ने अगर पैसे मांग लिया तो खा जाने वाली पुलिस की निगाह, आग्नेय नेत्र, वो देखकर ही कंडक्टर के पसीने छूट जाते हैं। जुबान से पुलिस वाला चाहे कुछ ना कहे, लेकिन पुलिस वाले की बॉडी लैंग्वेज यही बता जाती है कि अगर छोटी छोटी चीजों के पैसे देने पड़े तो इस वर्दी को धारण करने का क्या फायदा, खाकी पहनने का क्या फायदा, फिर पुलिस की नौकरी ही क्यों करनी। बेशक पुलिस में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जो सीधे तौर पर कानून के शासन, मानवाधिकार और सार्वजनिक विश्वास को प्रभावित करती है, लेकिन देश में घूसखोरी का इतिहास बहुत पुराना है। अगर आप ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय पुलिस का चेहरा बदल दिया,
उसे जनता के प्रति क्रूर, उगाही करने वाले, वसूलने वाले के रूप में स्थापित कर दिया, तो ऐसा कतई नहीं है। देश में घूसखोरी सदियों पुरानी है। इसके सबूत मौर्य काल में भी मिलते हैं। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में 40 तरह के गबन का जिक्र किया है। अधिकारियों को रिश्वत न लेने की कड़ी चेतावनी भी दी थी। साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है, इसलिए साहित्यकारों ने भी इस समस्या का जिक्र किया है। महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें घूसखोरी का बहुत रोचक प्रसंग आता है। जब राजा दुष्यंत के नाम वाली शाही अंगूठी एक गरीब मछुआरे को मछली के पेट से मिल जाती है, वो उसे बेचने बाजार जाता है। राजा के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं, चोरी का आरोप लगाते हैं। सिपाही मछुआरे को गाली देते हैं, मारते हैं, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। जब सिपाही उस मछुआरे को राजा दुष्यंत के पास लेकर पहुंचते हैं तो अंगूठी देखकर राजा को शकुंतला की याद आ जाती है। राजा मछुआरे को बेगुनाह मानकर उसे बहुत सारा धन इनाम में देकर छोड़ने का आदेश देते हैं। असली कहानी आपके लिहाज से यहाँ शुरू होती है। जैसे ही सिपाहियों को पता चलता है कि मछुआरे को भारी इनाम मिला है, उनका रवैया बदल जाता है। एक सिपाही कहता है कि इस इनाम का आधा हिस्सा हमारी घूस के रूप में मिलना चाहिए। तब घूस के लिए उत्कोच शब्द का इस्तेमाल होता था। थी वही। पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए मछुआरा खुशी खुशी आधा इनाम उन सिपाहियों को दे देता है। कालिदास ने इस छोटे से प्रसंग से दिखाया कि उस समय के समाज में भी पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकारी कितने भ्रष्ट थे। इसीलिए हर बुरी आदत के लिए पश्चिम को, खासकर अंग्रेजों को दोष देने से बचना चाहिए। अपने इतिहास की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात मुगल काल की करते हैं। तो मुगल काल में घूसखोरी और भ्रष्टाचार शासन व्यवस्था का हिस्सा बन चुका था। किसी भी छोटे अधिकारी को अपने वरिष्ठ अधिकारी या सूबेदार से मिलने और सूबेदारों को बादशाह के सामने पेश होने पर सोना या चांदी नजराने के रूप में देना पड़ता था। आमिन और शिकदार जैसे कर वसूलने वाले अधिकारी किसानों से तय लगान से ज्यादा वसूलते थे। इसका एक हिस्सा अपने पास रखा जाता था, एक हिस्सा अपने से उच्च अधिकारियों को घूस के रूप में भेजा जाता था। यानी बेईमानी के धंधे में ईमानदारी पूरी होनी चाहिए, और यह मुगल काल से ही चला आ रहा है। मनसबदार कागजों पर सैनिकों की संख्या अधिक दिखाते थे ताकि शाही खजाने से ज्यादा सैलरी ले सकें। इसे ही आजकल वसूली कांड कहा जाता है। संविदा पे ज्यादा लोगों की नियुक्तियां दिखाओ, कम से काम करवाओ, और उनके हिस्से का जो आ रहा है उसमें से भी आधा खा जाओ। इंस्पेक्शन के समय वो किराए के टट्टू और सैनिक दिखा दिया करते थे। अधिकारियों को घूस देकर पास करवा लिया करते थे। और तो और, जब काजी यानी जज किसी के पक्ष में फैसला सुनाता था तो फरियादी से शुक्राना के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। नजराना, शुक्राना, इन सब का घूस से है याराना। इतिहासकार थॉमस रो और विलियम हॉकिंग्स के अनुसार मुगल अदालतों में बिना कीमती उपहारों और रिश्वत के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता था। जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद बादशाहों के समय घूसखोरी चरम पर पहुंच गई। इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब के समय तक जागीरें कम पड़ गईं और उनके आवंटन के लिए अधिकारियों में भारी घूसखोरी चलने लगी। इससे प्रशासनिक संतुलन बिगड़ने लगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अव्यवस्था का भरपूर फायदा उठाया। अंग्रेजों ने मुगल राजकुमारों, मंत्रियों और सूबेदारों को महंगी अंग्रेजी शराब और रिश्वत देकर व्यापारिक रियायतें यानी फरमाने हासिल की। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लॉर्ड क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे अधिकारियों पर भी भारी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लगे। अंग्रेजों ने भारत में सुनियोजित तरीके से घूसखोरी को बढ़ावा दिया। अपने स्वार्थ के लिए रिश्वतखोरी को एक प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। आज़ादी के बाद 1950-1960 के दशक की लाइसेंस राज प्रणाली ने नौकरशाही को असीमित शक्तियां दे दी। इससे लाल फीताशाही और रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिला। ये तो बात इतिहास की हुई। एक नज़र फिर साहित्य पर डाल लेते हैं। बात कथा सम्राट की करेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी एक कहानी नमक का दारोगा में घूस का जिस अंदाज में वर्णन किया है वो आज भी उतना ही मौजूद है, उतना जितना वो समय हुआ करता था। कहानी में भ्रष्ट पिता अपने ईमानदार बेटे को नौकरी की सीख देते हुए कहता है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है, घटते घटते लुप्त हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। जबकि ऊपरी कमाई यानी रिश्वत एक बहता हुआ झरना है जो हमेशा आमदनी देता रहता है। घूसखोरों की बात चले, काका हाथरसी याद ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। रिश्वतखोरों पर काका की एक रचना
सुनिएगा। कभी घूस खाई नहीं, किया ना भ्रष्टाचार, ऐसे भोंदू जीव को बार बार धिक्कार। बार बार धिक्कार, व्यर्थ है वो व्यापारी, माल तौलते समय न जिसने डंडी मारी। कह काका क्या नाम पाएगा ऐसा बंदा, जिसने किसी संस्था का नहीं पचाया चंदा। ये तो बात हुई रिश्वतखोरी के इतिहास की। अब असल सवाल यह है कि घूसखोरी पर लगाम लगे कैसे। घूसखोरी पर लगाम लगाने के कई तरीके कहे जाते हैं, कहे ही जाते हैं। घूसखोरी कम करने में तकनीक जैसे ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल टेंडर, पारदर्शी सरकारी पोर्टल, उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई है। बिचौलियों और मानवीय हस्तक्षेप कम करके भ्रष्टाचार की गुंजाइश को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन कानूनों से घूसखोरी को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है। इसके लिए सामाजिक जागरूकता बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे देश में थोड़ा अभाव है। जब तक रिश्वतखोरी के प्रति वैसा आक्रोश नहीं दिखाई देता जितना एक जागृत और विकासशील राष्ट्र में होना चाहिए, तब तक इसे रोक की जो अवधारणा है, या कहें रोक, असंभव मानिए। लोगों ने यह मान लिया है कि रिश्वतखोरी जड़ से नहीं मिटाई जा सकती। घूसखोरी समेत तमाम किस्म की अव्यवस्थाओं के लिए जनता सरकार को कोसती है, लेकिन सरकार बनती किससे है? क्या दूसरे ग्रह से आए लोग सरकार बना लेते हैं? सरकारी नौकरी देते समय कर्मचारी और अफसर की पढ़ाई लिखाई और ज्ञान की परीक्षा तो ली जाती है, लेकिन उसकी नैतिकता की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। क्या नौकरी देने वाले सभी को नैतिक और आदर्शवान मानते हैं? क्या ये बात सच नहीं कि पब्लिक की खामोशी घूसखोरी को रिश्वतखोरी की छूट देने का काम करती है? जब हम चुप रहते हैं, सवाल पूछने से कतराते हैं, शिकायत दर्ज कराने से बचते हैं, तब काली कमाई करने वाले जीतते हैं और मेहनतकश जनता हारती है। जब मुल्क हमारा है, पैसे हमारे हैं, व्यवस्था हमारी है, तो जवाबदेही की जिम्मेदारी भला किसी और को कैसे दी जा सकती है? इसीलिए घूसखोरों पर चुप्पी साधने से काम नहीं चलेगा, मुखर होकर आवाज उठानी होगी, वरना आप भी इस कहानी में समाये व्यंग का, काका की कविताओं का, कालिदास के प्रसंग का एक हिस्सा होकर रह जाएंगे। 1064, देसी भाषा में कहें 1064, ये पूरे भारत में भ्रष्टाचार की शिकायत कराने का एक विशेष राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। इस पर कॉल करके आप अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा उसमें शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हर राज्य का अपना एक एंटी करप्शन ब्यूरो या विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, यहाँ शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कोसने से नहीं, करने से तस्वीर बदलेगी, वरना जब तक तस्वीर नहीं बदलती, शॉर्टकट में आपको काम करवाना है, लाइन में नहीं लगना है, तो नीचे से सरकाते रहिए, बाहर ईमानदारी की तकरीरें करते रहिए, बाबुओं को, नेताओं को, नौकरशाहों को गरियाते रहिए, व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी। आप भी इन्हीं कहानियों, किस्सों और व्यंग का हिस्सा बनते जाएंगे। किताब बहुत मोटी है, आपके हौसले से थोड़ी सी छोटी है, नंबर याद रखिए और इसका हिस्सा बनिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रही न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और रिसर्च के साथ ये बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।